हाय गाइस, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। कैसे आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल माइंड लर्निंग पॉइंट पर हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आपको जो हमने पहले 2 वीडियो अपलोड कर चुके थे, जो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स के हमारे चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा था, संख्या एवं संख्या का बोध। संख्या एवं संख्या के बोध में हमने 2 लेक्चर हमारे पहले हो चुके हैं और इसमें हम लेक्चर नंबर 3 करेंगे। लेक्चर नंबर जो 3 चलेंगे, लेक्चर नंबर 3 में आज हम इसमें क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे पहले संख्या प्रणाली, जो हम मैथ्स में कौन सी संख्या प्रणाली को फॉलो करते हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे संख्याओं का वर्गीकरण, जो संख्या प्रणाली उसमें संख्याओं का वर्गीकरण किस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है। फिर हमारे जो 2 क्वेश्चन है रोमन संख्या पे भी, जो आपकी रोमन संख्या है उस पर भी डीएलएड ने 2 क्वेश्चन पहले प्रीवियस जो आपके 2022 में था उसमें आपके 2 क्वेश्चन पूछे, तो हम उसमें थोड़े से रोमन नंबर जो है बेसिकली ज़्यादा डिटेल से नहीं आएगा, तो जो रोमन नंबर है उसको भी यहाँ पे कवर अप कर लेंगे। और सीटेट से रोमन नंबर पूछता है तो वहाँ से भी कवर हो जाएंगे। तो इसी वीडियो में आज हम रोमन नंबर पढ़ेंगे, संख्या प्रणाली पढ़ेंगे और संख्याओं का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, तो हमने जो मैथ्स में बताया था कि मैथ्स की जो संख्या प्रणाली है उसमें हम बात करते हैं, जो हमारी संख्या प्रणाली चलती है, संख्या प्रणाली को देखते हैं हम। तो संख्या प्रणाली के प्रकार देखते हैं। सबसे पहले संख्या प्रणाली के प्रकार। तो बेसिकली अगर हम संख्या प्रणाली की बात करें तो संख्या प्रणाली में हमारे क्या हो सकते हैं, बेसिकली हम इसको 4 डिवाइड में कर सकते हैं, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं संख्या प्रणाली को। सबसे पहले हमारी जो संख्या प्रणाली होती है, जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं, कंप्यूटर में इसका यूज किया जाता है, जिसको बोलते हैं बाइनरी संख्या प्रणाली। कौन सी होगी? बाइनरी संख्या प्रणाली। जैसे पद्धति भी बोल सकते हैं। ठीक है। इसमें क्या है, बाइनरी जो संख्या पद्धति, इसमें की बात करते हैं, इसमें जो अंक होंगे, इसका जो आधार है इसमें 0 और 1, सिर्फ 2 ही अंक का यूज किया जाता है और इसका जो उपयोग किया जाता है कंप्यूटर में किया जाता है। ठीक है। इसमें सिर्फ 2 ही अंक होते हैं। इसका बेस आधार कितना होता है? इसका आधार 2 होता है, जिसमें एक डिजिट हमारा जो अंक की बात करते हैं 0 अंक यूज होता है और एक हमारा अंक 1 यूज होता है। दूसरी होती है आपकी ऑक्टल। बाइनरी के बाद आती है हमारी ऑक्टल। ऑक्टल संख्या पद्धति या प्रणाली आपकी। इसमें ऑक्टल इसलिए नाम दिया गया है इसका क्योंकि इसमें 8 डिजिट, ये 8 डिजिट पर डिपेंडेंट होते हैं। इसमें जो कुल अंक यूज करते हैं हम 8 अंक का यूज करते हैं। इसका जो आधार होता है वो 8 होता है। इसमें अंक कहाँ से कहाँ तक आते हैं? 0 to 7। अगर आप इसको डेट देखोगे तो इसमें 0 1 2 3 4 5 6 7, अगर यहाँ काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें 8 अंक का यूज किया गया, इसलिए इसका नाम है ऑक्टल संख्या पद्धति। इसका उपयोग कहाँ होता था? इसका उपयोग जो हमारे पुराने कंप्यूटर थे, पुराने कंप्यूटर में इसी प्रणाली का प्रयोग किया जाता था। जो बहुत पुराने कंप्यूटर थे, ऑक्टल संख्या पद्धति का इसमें प्रयोग किया जाता था। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि हम कौन सी संख्या पद्धति को पढ़ते हैं, तो हम पढ़ते हैं आपका डेसिमल संख्या पद्धति, दशमलव संख्या पद्धति, जिसको मैंने पहले भी बताया था, दशमलव संख्या पद्धति, दशमलव संख्या पद्धति। ठीक है, ये प्रणाली बोल दीजिए। इसमें दशमलव संख्या पद्धति, इसका नाम इसलिए है डेसिमल संख्या का जो डेसिमल नंबर सिस्टम, क्योंकि इसमें 10 अंकों का यूज किया जाता है, जिसमें 0 से लेके अंक कहाँ तक होते हैं? 9 तक होते हैं। 0 से 9 तक के कौन कौन से अंक होंगे? यहाँ से बात करें 0 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये 10 के 10 अंक जो है यूज होते हैं। इन्हीं 10 अंकों का यूज करके हम क्या बनाते हैं? संख्याओं का निर्माण करते हैं। इन्हीं अंकों को क्या करते हैं? व्यवस्थित करते हैं, क्रम में व्यवस्थित करते हैं, या तो हम इसको आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में, या इन अंकों की पुनरावृत्ति मीन्स इनकी रिपीटेशन को क्या करते हैं? अरेंज कर हम क्या बनते हैं? संख्या बनाते हैं। और हम जो मैथ्स में जो संख्या सिस्टम को जो पढ़ते हैं अपना, जो हमारा आपका जो दशमलव संख्या प्रणाली है, हम इसी को अपने मैथ्स में फॉलो करते हैं और इसी के अकॉर्डिंग हम अपने नंबर्स को या संख्याओं को इन्हीं अंकों से बनाते हैं। तो टोटल हमारे कितने अंक हुए? इसमें 10 अंक हुए आपकी, इसलिए इसका नाम है दशमलव संख्या प्रणाली। लास्ट एक और होती है जो हमारी संख्या प्रणाली होती है, इसे बोलते हैं हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति, संख्या पद्धति। हेक्सा का मतलब 6, डेसिमल का होगा 10, तो इसमें टोटल 16 अंक का यूज किया जाता है।
इसका जैसे में इसमें क्या होगा, 0 से लेकर 9 तक के 10 अंक यहाँ पर होंगे और अल्फ़ाबेट ए से लेके एफ तक के अल्फ़ाबेट का यूज़ किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसका प्रयोग जो जो ए है यहाँ 11 नंबर को डिनोट करेगा, बी 12 को, सी 13, इस तरह से एफ 15 को करता है, 16 को करता है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 ही होंगे और 6 ही होंगे, तो आपका 16 हेक्साडेसिमल 16 अंक है कि आपको होगा। इसका यूज़ जो कहता है, जो कंप्यूटर होते हैं, कंप्यूटर में कोडिंग करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। तो हमें इनको नहीं पढ़ना है, इसे नहीं पढ़ना है, नहीं से हमें जो फोकस करना है वो किस पे करना है, हमें करना है आपके दशमलव संख्या पद्धति पर, क्योंकि हमारे मैथ्स में इनसे ही हमें नंबर बनाने हैं और नंबर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं दशमलव संख्या प्रणाली की। तो दशमलव संख्या प्रणाली देखिएगा, दशमलव संख्या प्रणाली, ये जो है दशमलव संख्या प्रणाली, इसमें हमने बताया था हमने टोटल कितने हैं, 10 अंक यूज करने हैं। और इन अंक में कौन कौन से होते हैं, 0 से लेकर 9 तक के, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन 10 अंकों का यूज करके हम क्या करते हैं, दशमलव संख्या प्रणाली में हम संख्या बनाते हैं। तो इनमें जो बनी हमारी जो संख्या होती है, अब ये जो बनी संख्या होगी, कोई भी संख्या हमारी जो संख्या बनेगी, इन संख्या में क्या होगा, इन संख्याओं का वर्गीकरण किया जाता है कि इन संख्याओं में जो अलग अलग संख्या बनी, अलग अलग समूह बने हैं, उनको हमने क्या करते हैं, संख्याओं को अलग अलग समूह में डिवाइड कर दिया गया है। अलग अलग समूह में डिवाइड करने के बाद उनका हमने क्या किया, उनका नामकरण कर दिया। तो अब हम यहाँ पे जो चलेंगे, इन संख्याओं का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे संख्याओं का वर्गीकरण, संख्याओं का वर्गीकरण। अब संख्याओं का वर्गीकरण क्या है, तो इसमें लिखिए, संख्याओं को क्या कर दिया, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके लिख दिया है। संख्याओं को उनके, यहाँ पे आएगा, संख्याओं को उनके गुण के आधार पर, उनके गुण के आधार पर, गुण के आधार पर बांटा जाता है। संख्या को उनके गुण के आधार पर बांटा जाता है, जो क्या कहलाता है, जो संख्याओं का वर्गीकरण कहलाता है, जो संख्याओं का वर्गीकरण कहलाता है। मीन्स क्या है, हमारी जो संख्या है, संख्या इसके अंदर बहुत सारी संख्याएं होती है। अब उन संख्याओं को एक ग्रुप में डिवाइड कर दिया और उनके ग्रुप का नामकरण कर दिया गया, तो उसको बोलते हैं हम संख्या को उनके गुणों के आधार पर, जो उनके गुण थे, जो आपके गुणों के आधार पर हमने क्या करते, गुणों के आधार पर बांट दिया उनको, तो वे क्या कहलाएगा, संख्या को वर्गीकरण करते हैं। अब संख्याओं के वर्गीकरण में अगर बात करते हैं, सबसे पहले जो संख्या होती है हमारी, इन संख्याओं को हम क्या कर सकते हैं, वास्तविक संख्या में डिवाइड करते हैं। जो संख्याएं होती है हमारी, इन संख्याओं को भी हम क्या कर सकते हैं, दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। संख्या जो है हमारी, इनको डिवाइड किया जाता है, पहला वास्तविक संख्या में और दूसरा क्या कर दिया, हम इसको काल्पनिक संख्या में डिवाइड कर दिया। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या में, काल्पनिक संख्या। ठीक है, अब काल्पनिक संख्या हमारे सिलेबस में नहीं है, ये जो कभी 11th पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपके पढ़ते हैं, इनको इमेजिनरी नंबर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमें सिर्फ कौन सी पढ़नी है, हमें वास्तविक संख्याएं पढ़नी है, जिनको बोलते हैं रियल नंबर, रियल नंबर। तो हम जो पढ़ेंगे रियल नंबर पढ़ेंगे, ये इमेजिनरी नंबर ये हमें हमारे बीटीसी कोर्स में नहीं है, तो हम इसको यहाँ पर स्टडी नहीं करेंगे, सिर्फ वास्तविक संख्या को पढ़ते हैं। तो हेडिंग डालिए, वास्तविक संख्याएं क्या है। अगर बात करते हैं वास्तविक संख्याएं क्या है, ऐसी वे सभी संख्याएं जिनको हम, जो हमारी जो रेखा होती है, जो रेखा के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित करते हैं, वे सभी संख्याएं जिनको हम रेखा के ऊपर क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। जो हमारी लाइन है, और हमने क्या करते हैं, इन सभी, कोई भी नंबर इनके यहाँ पर हम डिनोट कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, ये सारी संख्या क्या कहलाएगी, वास्तविक संख्या कहलाएगी। तो लिखिए वास्तविक संख्या की डेफिनेशन, वास्तविक संख्याएं, और वे क्या है, वास्तविक संख्या वे संख्याएं, लिखिए इसमें, वे संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा के ऊपर, संख्या रेखा के ऊपर प्रदर्शित किया जा सकता है,
ऊपर प्रदर्शित किया जाए, दर्शाया जा सकता है, ऊपर दर्शाया जा सकता है वास्तविक संख्याएं कहलाती है, वास्तविक संख्याएं कहलाती है, कहलाती है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि नंबर लाइन है, आप सभी को पता है नंबर लाइन, नंबर लाइन पे आपका जो राइट साइड होता है पॉजिटिव होता है या आपका नेगेटिव। अब ऐसी कोई भी संख्या जिसको हम क्या कर सकते हैं, इस नंबर लाइन दर्शा सकते हैं। सपोज डेट अगर मैंने सपोज करो मैंने 0 है, तो 0 को सपोज करो मैंने यहाँ पे दर्शा दिया, मैंने कहा 5, तो 5 पॉजिटिव है, 5 के अंदर लगा 1 2 3 4 5, यहाँ पे मैंने क्या 5 को दर्शा दिया। सपोज करो मेरे पास क्या है, मैंने आपका क्या करना है 3/2 दर्शाना है, तो 3/2 का मतलब होता है 1.5, यानी कि 0 यहाँ पे 1 है, और 1 के बाद क्या होगा 2, और 1 और 2 के बीच में क्या होगा, यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या होगा 1.5 होगा, या जिसको हम क्या बोल सकते हैं, इसी को हम क्या कर सकते हैं 3/2 भी लिख सकते हैं। हमारा कोई आपका सपोज करो यहाँ पे माइनस का 3 आ गया, कोई नंबर माइनस हो, तो नेगेटिव नंबर कहाँ पर जाएंगे, लेफ्ट में साइड में दर्शाएंगे, तो -1 -2 -3। ठीक है, आपने कहा कि हमें √4 करना है, √4 अंडर का मीन्स होता है आपका यहाँ पर ये कि किसका √4 है, 2 का, तो ये 2 जो नंबर है इसको हम क्या कर सकते हैं √4 भी शो कर सकते हैं। तो इस तरह के कोई भी ऐसी जो नंबर जिनको हम क्या करते हैं कि संख्या रेखा जो होती है, संख्या रेखा के ऊपर दर्शाया जा सकता है, क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या कहलाती है। अब वास्तविक संख्या को भी हम क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं, अलग अलग 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारी क्या होती है वास्तविक संख्याओं में, एक होती है आपकी परिमेय संख्याएं और एक होती है अपरिमेय संख्या, जिसको रेशनल संख्या और इरेशनल संख्या कहते हैं। तो आप उनको देखते हैं, रेशनल संख्याएं कौन सी होती है। और वास्तविक संख्याएं, इनको अगर हम बात करते हैं कैटेगराइज किया जाए वास्तविक संख्याओं को, तो वास्तविक संख्याओं को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। मैंने बताया था, एक तो हम कर सकते हैं इसको परिमेय संख्या और दूसरी अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या में, ठीक है, और दूसरी जो होती है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ये हमें जानना जरूरी है कि परिमेय संख्या कौन सी होती है, अपरिमेय संख्या कौन सी नहीं होती। ठीक है, परिमेय कौन सी है और अपरिमेय कौन सी संख्या, जिसको हम क्या बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा इसको रेशनल नंबर ही बोलते हैं, रेशनल नंबर, और इनको बोलते हैं हम इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, अब इनमें क्या होता है आगे जाके परिमेय संख्या रेशनल नंबर जो है इनको भी डिवाइड किया जाता है। रेशनल नंबर कौन से होते हैं आपके, तो इरेशनल परिमेय संख्या में आपका अगर हम बात करते हैं तो इनको भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं। जो परिमेय संख्या आती है हमारी, इसमें आपकी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या जिनको बोलते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या में डिवाइड कर सकते हैं। प्राकृतिक संख्या के बाद अगर हम बात करते हैं पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या जिसका बोलते हैं होल नंबर, होल नंबर में, उसके बाद पूर्णांक, पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं में डिवाइड कर सकते हैं जिनको बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स में आपके जो सम संख्याएं होती है, सम संख्या, सम संख्या जिसको बोलते हैं हम इवन नंबर। ठीक है, और आपकी विषम संख्या, विषम संख्या ओड नंबर। ठीक है, आपकी भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है तो भाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या जिनको बोलते हैं अभाज्य को प्राइम, प्राइम नंबर, और इनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। हम इनको कैटेगराइज कर सकते हैं। ये जो सारे नंबर होते हैं, ठीक है, ये जितने भी नंबर होते हैं, भाज्य अभाज्य हो गया, और आप इसमें आगे करना चाहो तो इसमें एक और आगे हो सकता है, इसमें सह अभाज्य गुणनखंड। तो ये जो सह अभाज्य जो होता है, सह अभाज्य संख्या भी बोल सकते हैं, सह अभाज्य संख्या जिनको बोलते हैं हम को प्राइम नंबर, को
प्राइम नंबर। तो ये सब किस में पढ़ेंगे, ये जो सारी संख्याएं हमने जिस तरह से पढ़ी ये सब परिमेय संख्या रेशनल नंबर के अंतर्गत आती है। अब अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या को थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे। अभी उतना बताते हैं जो वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या को हम क्या कर सकते हैं, वास्तविक संख्या को परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या में डिवाइड कर सकते हैं। वो परिमेय संख्या भी होती है जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, यानी कि वे सभी संख्याएं जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं परिमेय संख्या कहलाती है। और अपरिमेय संख्या भी होती है जिनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हम व्यक्त नहीं कर सकते, अपरिमेय संख्या कहलाती है। और परिमेय संख्या के अंतर्गत कौन कौन सी संख्याएं आती है, प्राकृतिक संख्या जो नेचुरल नंबर हो गया, आपके पूर्ण संख्या वन नंबर, पूर्णांक इंटीजर, सम संख्या इवन, विषम संख्या ओड, भाज्य, कंपोजिट, अभाज्य, प्राइम और सह कंपोजिट नंबर, ये सारी चीजें आती है, सब हमें किस ग्रंथ में होती है, ये परिमेय संख्या के। हमें पता होना चाहिए, इनमें से क्वेश्चंस बनता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तो आपकी इनफाइनाइट होगी, लेकिन सबसे छोटी का यहाँ पर क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, या दो स्टार्टिंग के जो पहले पांच क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग, पांच क्रमागत ओड या आपके बोलते हैं विषम संख्याओं का योग, इस तरह के क्वेश्चन जो यहाँ से बनने के काफी चांसेस रहते हैं। तो हमें इन सभी संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए। तो वन बाई वन हम इनको क्या कर सकते हैं, हम इसको बिल्कुल डेफिनेशन सहित इनको समझेंगे। बात करते हैं पहले हम परिमेय संख्या की और अपरिमेय संख्या की, इनकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो लिखिए पहले परिमेय संख्या, वे सभी संख्याएं, परिमेय संख्या में लिखते हैं, ये वे संख्याएं हैं परिमेय संख्या में, ये वे संख्याएं हैं जिनको P अपॉन Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। जहां पर क्या होना चाहिए, जहां Q 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना, ये कौन सी होती है, वे सभी संख्या जिनको पी अपन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सकता है। जो आपका पी होता है इसे न्यूमरेटर मीन्स अंश बोलते हैं, और जो आपका क्यू होता है इसे डेनोमिनेटर बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं। जो वे सभी संख्या जिनको अंश तथा हर के रूप में हम व्यक्त किया जा सकता है, वे क्या कहलाएगी आपकी, वे आपकी सभी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। यहाँ पे कंडीशन क्या होती है कि यहाँ पे जो हर है वो कभी जीरो नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा हो गया तो फिर वे अपरिमेय संख्या बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, उदाहरण के लिए देखिए, तो हमारे सपोज करो 5/3, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मींस अंश तथा हर, पी और क्यू की वैल्यू। माइनस में भी हो सकती है 2/3, क्या परिमेय संख्या है माइनस में होती है, हाँ परिमेय संख्या माइनस में हो सकती है। तो माइनस का आपके 2/3 हो गया। आपका अगर मैं बात करता हूँ जीरो की, सबसे ज्यादा कुछ रहता है कि आपका जो शून्य, क्या शून्य एक परिमेय संख्या, यस शून्य क्या है, एक परिमेय संख्या, एक रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि हम 0/3 भी लिख सकते हैं। तो इसको जब डिवाइड करते हैं तो आंसर जीरो आ गया, यानी कि पी अपन क्यू की फॉर्म में हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पे कहा कि क्यू नॉट इजिकल टू जीरो, क्यों जीरो नहीं होना चाहिए, पी भले जीरो हो जाए बट क्यू जीरो नहीं है। यहाँ पर पी जीरो हो सकता है, क्यू नहीं। ठीक है, और आपके सपोज करो आपका जो है 1/5 है, ये भी क्या है होती है, ये भी आपकी परिमेय संख्या होती है। क्यों, क्योंकि जब हम इसका पॉइंट हटाते हैं दशमलव में तो क्या आ जाएगा, 15/10 बन जाएगा। तो ये संख्या क्या होती है, ये सारी संख्या परिमेय संख्या होती है। ठीक है, अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या की। तो अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं आप, लिखिए वे सभी संख्याएं, इसमें बस हमें क्या करना है, इसमें जीरो नहीं आना चाहिए। देखिए अपरिमेय संख्या में, अपरिमेय संख्या की परिभाषा, वे सभी संख्याएं जिनमें P अपॉन Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, व्यक्त नहीं किया जा सकता, क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। अब बात करते हैं इन अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती है,
यहाँ पे ध्यान रखना, जो क्यू अगर हमारा जीरो है, इनको पी अपन क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, और ये परिमेय में क्या व्यक्त किया जा सकता है। तो इसकी बात करें जैसे कि सपोज करो हमने 5/0 लिख दिया, तो 5/0 में यहाँ पर क्या होगा, क्यू इक्वल टू जीरो पहले, लेकिन परिमेय में क्या था, क्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, इसमें जीरो के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इन्फिनाइट, यानी कि ऐसे वाले जो नंबर हो गए आपके, जो नॉन डिफाइंड वाले इन्फिनाइट हो गए, ये सब क्या कहलाएंगे, अपरिमेय संख्या। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या में कौन कौन सी आ सकती है। तो जो भी आपकी अपरिमेय संख्या है, अब हम बात करते हैं अपरिमेय संख्या में कौन कौन सा आ सकते हैं। ये आपकी क्या हो सकता है, उदाहरण लिखना चाहो तो आप उदाहरण लिख सकते हैं इस तरह के हो गए, या टर्म हो गया आपका, ये √3 हो गया आपका, √7 हो गया आपका, ठीक है, ये आपका 1.00, अब आपका 1.100100001, इस तरह से जो क्वेश्चन होंगे आपके सब क्या है, अपरिमेय संख्या के उदाहरण होते हैं। तो इसमें हम पूरा और डिटेल से लिख देते हैं अपरिमेय संख्या कौन कौन सी होती है, ठीक है। तो बताते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। अपरिमेय संख्या, अगर बात करते हैं अपरिमेय संख्या, तो सबसे पहले अपरिमेय संख्या में क्या हो सकता है, होना चाहिए ये पी अपन क्यू की फॉर्म में हम इसको क्या कर सकते हैं, व्यक्त नहीं कर सकते। वे संख्या है जिनको पी अपन क्यू की फॉर्म में व्यक्त नहीं कर सकते, मीन्स यहाँ पे क्या हो सकते हैं, सपोज करो जैसे 5/0 हो गया, 7/0, तो इनमें जो चलेगा ये आपके इन्फिनाइट हो जाएगा, यानी कि इस तरह से जो क्वेश्चन आ जाएंगे ये आपकी क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। आपका क्या है, पाई के पदों में, पाई के पदों में, जो पाई के पदों में संख्या होगी जैसे कि 3 पाई, 7 पाई, etc, जो ऐसी टर्म होगी वे भी क्या होगी, वे भी आपकी अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। और इनमें क्या है, जो पूर्ण यानी कि जो पूर्ण वर्ग नहीं बनती आपकी कौन कौन सी, जैसे कि आपका √1 है, √1 1 का हो गया, √4 2 का हो गया, आपका 2 का स्क्वायर रूट हो गया। जैसे क्या है, जो वर्गमूल पूर्णतः वर्गमूल ना हो, पूर्णतः वर्गमूल, पूर्णतः वर्गमूल न हो, जैसे कि √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया। अगर मैं √4 कर दूंगा तो √4 तो 2 हो जाएगा। जैसे कि वर्गमूल मैंने क्या है 9 कर दिया, जिसको हाँ इंग्लिश में √2 बोलते हैं, हिंदी में वर्गमूल, तो 9 तो 3 होगा, तो इन्हें बोलते हैं हम पूर्ण वर्गमूल। लेकिन ये कह रहे हैं कि पूर्ण वर्गमूल ना हो, मतलब जिनके आंसर पॉइंटों में आए, जिनका आंसर पॉइंटों में आएगा, जैसे √2 की वैल्यू होती है 1.41, आगे कंप्लीट नहीं हो तो हम क्या कर सकते हैं, अप्रॉक्स वैल्यू मान लेते हैं। तो इस तरह के जो नंबर होंगे सारे पूर्णतः वर्गमूल न हो, तो ये सब किस में आएंगे, अपरिमेय संख्या से, ठीक है। इसी तरह आपके कौन कौन सकती है, पूर्णतः घनमूल न हो, पूर्णतः घनमूल, घनमूल न हो, जो आपकी नॉट परफेक्ट क्यूब रूट, नॉट परफेक्ट क्यूब रूट, जिनके क्यूब रूट परफेक्ट नहीं निकाल सकते। अगर मैं आपसे बात करूं क्यूब रूट में 3 बना होता है, ये होता है स्क्वायर रूट, ये है वर्गमूल, जिसको बोलते हैं स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, ठीक है। और यह है घनमूल, घनमूल जिसको बोलते हैं क्यूब रूट, क्यूब रूट। इनमें डिफरेंस देखिए, यहाँ पे 3 बना होगा, यहाँ पर क्या हो सकता है 2 बना भी हो सकता है और नहीं भी। अगर नहीं बना है तो ये वर्गमूल का ही साइन है। तो क्यूब रूट क्या है, सपोज करो हमने क्यूब रूट क्या लिया 1, तो 1 क्यूब रूट लिया हमने 8 का क्यूब रूट होता है 2। तो इस तरह के नंबर ये परफेक्ट है, तो इसे बोलते हैं हम परफेक्ट। लेकिन क्या है, कुछ इनके बीच में जो नंबर आया आपका, जैसे क्यूब रूट 2 हो गया, क्यूब रूट 3 हो गया, क्यूब रूट 4 हो गया, ध्यान रखना ये स्क्वायर रूट, इसे ये स्क्वायर रूट ये तो बनता है 2, लेकिन ये है क्यूब रूट का 4 जो है ये परफेक्ट नहीं होता। इस तरह के जो 7 तक के जो नंबर होंगे ये सब क्या कहलाएंगे, ये सब कराएंगे पूर्णतः वर्गमूल न होते, पूर्णतः क्या कंप्लीट स्क्वायर क्यूब रूट नहीं है। तो इसमें एग्जांपल कौन कौन सकते हैं, जैसे कि क्यूब रूट आपका 2 हो गया, क्यूब रूट 7 हो गया, etc, और भी बहुत नंबर हो सकते हैं। जो ऐसे टर्म में नंबर होंगे वे भी अपरिमेय संख्या होंगे। फिर बात करते हैं इनमें आपका जो नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब जिनको हम अगर भाग किया जाए, भाग करने पर उनमें हमेशा शेषफल बचता रहे, और शेषफल जो बच रहा है वो हर बार अलग अलग बच रहा है, मतलब उनका जो पॉइंट पे, सपोज करो अगर मैं आपसे कहूँ इसमें कोई वैल्यू है आपका, मैंने 3 से डिवाइड करने वाला 10 को, तो 3 3 जा 9, तो 1 बचा। फिर क्या करा आपने, पॉइंट लगा के 0, 3 3 जा 9, तो यहाँ पे हर बार सेम बच रहा, ठीक है, ये 1 ही बच रहा। फिर 3 आपका पॉइंट लग रहा है 0, 3 3 जा 9, फिर आपका 1 बचा।
तो हर बार जो है आपका रिमाइंडर 1 सेम बच रहा था और आपके ये रिपीट हो रहा है। तो ये इस तरह के जो नंबर होते हैं वे तो होते हैं रेशनल, बट इनके अलावा यहाँ पे अगर सपोज करो रिपीट ना हो, अलग अलग हो, जैसे कि 1.01, मैंने 000 आपका 001 लिख लिया, फिर 0001, अगर आप यहाँ देखोगे इस तरह से ये कट भी नहीं रही। आगे क्या है इनमें, यहाँ पे जो बच रहा था आपका शेषफल अलग बच रहा था, अब इनका जो आपका ये क्या हो गया, जो आपका भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल, तो जो आपका जो भागफल है वो हर बार अलग अलग आ रहा है, 01 001 001 इस तरह से चलता जा रहा है। तो इस तरह के जो नंबर होते हैं वे भी अपरिमेय संख्या में ही क्या कहते हैं, काउंट किए जाते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, 0.100, ठीक है, फिर 10001, इस तरह के जो नंबर होंगे, या आपका 01 001 001 00001 इस तरह से चलते रहेंगे। ऐसे नंबर क्या कहलाएंगे आपके, जो कभी भी इनका जो आपका जो भागफल है वो आपका चलता रहेगा, ये आपके क्या कहलाएंगे, ये भी आपकी परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ये सब एक किस्म होते हैं, ये सभी पाई के टर्म में, इस तरह के टर्म में आपका पेपर में फॉर्म में नहीं लिखे जाते, पूर्णतः घनमूल न हो, पूर्णतः घनमूल न हो, ये सभी संख्याएं आपकी अपरिमेय संख्या में आती है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखने की बात है, एक नोट करके लिख लेना, जो पाई होता है, पाई की वैल्यू जो होती है वो 3.14 भी होती है और पाई की वैल्यू 22/7 भी होती है। अगर पूछे कि ये आपकी जो पाई की जो वैल्यू है ये 3.14 और 22/7, ये सब क्या है, ये तो रेशनल है। कैसी है, रेशनल मीन्स परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, परिमेय, कैसी है, परिमेय। बट अगर बात करते हैं कि पाई, ये क्या है, पाई है ये अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, जिनको बोलते हैं हम इरेशनल नंबर। अब क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि इनकी वैल्यू तो रेशनल है बट पाई इरेशनल क्यों है। तो आपको बता दें, जो पाई की जो वैल्यू होती है 3.14 या 22/7, ये अप्रोक्स वैल्यू है, एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। अगर पाई का हम एक्यूरेट वैल्यू निकाले तो वो क्या है, एंडलेस है, मतलब इसको अभी तक कोई इसका पूरी वैल्यू नहीं निकाल पाया, इसका जो है ये आपका एंडलेस यानी चलती रहती है, मतलब क्या है आपका, ये कभी खत्म नहीं होगी, इसका भागफल कभी खत्म नहीं होगा। तो ये पॉइंटों में हम क्या मान लेते हैं, इसके 2 डिजिट तक पॉइंट ले लेते हैं, अप्रोक्स मान लेते हैं। तो अप्रोक्स मानने के लिए हम क्या करते हैं, इसको फिक्स मान लेते हैं, जिसके कारण हम रेशनल कहते हैं। 22/7 ये आपके क्या है, कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए इसकी वैल्यू अप्रोक्स मान ली 22/7, जिससे हमारी कैलकुलेशन काफ़ी हद तक इजी हो जाए। इसीलिए क्या होते हैं, ये इसकी एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। तो इसलिए पाई को कहते हैं हम अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, और पाई की जो मान होते हैं, वैल्यू होती है, उसको बोलते हैं हम रेशनल नंबर। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपने जो रेशनल नंबर, हमारे जो परिमेय संख्या थे, उनको हमने कैटेगराइज किया था, प्रत्येक की परिभाषा लिखते हैं और उनको समझते हैं। वास्तविक संख्या में अगर बात करते हैं, सबसे पहले अगर हम संख्या की बात करते हैं तो पहले होती है हमारी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जिसको बोलते हैं हम नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। अब ये नेचुरल नंबर को सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसका सिंबल क्या है, इसको प्रदर्शित किस सिंबल से किया जाता है, इसका प्रतीक्षण क्या है। तो जो हमारा प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर, इसको हम कैपिटल एन, किससे, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। जो एन होता है वो क्या होता है, इसका सिंबल होता है कैपिटल एन। तो आपका कैपिटल एन बना है तो मतलब इसमें क्या है, तब ये नेचुरल नंबर आपका प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या कौन सी संख्या होती है, अगर मैं बात करता हूँ प्राकृतिक, जैसे इसके नाम आ रहा है प्राकृतिक, नेचर। अगर नेचुरल में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर आप उसकी काउंटिंग करना चाहोगे तो काउंटिंग कहाँ से करते हैं, सपोज करो आपके नेचर में आपके पड़ोस जो है, आपने देखा बाहर बाहर का आपके कॉलोनी में काफ़ी हाउसेज है, तो आप उन हाउस की अगर काउंटिंग करोगे तो काउंटिंग आप 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5। तो जो हमारे जो काउंटिंग नंबर होते हैं वही क्या कहलाते हैं, हमारे नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। तो ये वे संख्याएं होती है जिनको हम क्या करते हैं, जिनका प्रयोग गिनती के लिए किया जाता है। अब काउंटिंग कहाँ से शुरू करेंगे हमने, 1 से, तो हम कह सकते हैं सबसे छोटा जो हमारा काउंटिंग नंबर है प्राकृतिक संख्या वो 1 होती है। तो लिख लीजिए इसमें, वे सभी संख्याएं जिनका प्रयोग, वे सभी संख्याएं, वे सभी संख्याएं जिनका उपयोग गिनती के लिए किया जाता है, जिनका उपयोग गिनती के लिए किया जाता है, गिनती के लिए किया जाता है, क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है,
प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। अब क्वेश्चन आता है क्या प्राकृतिक संख्याएं नेगेटिव हो सकती है? अगर हम बात करते हैं काउंटिंग हमने शुरू करी 1 से, 1 2 3, और 1 से छोटा होता है 0, और 0 से भी छोटा होता है नेगेटिव या ऋणात्मक संख्याएं। तो हम कह सकते हैं जब जीरो इसमें इंक्लूड नहीं होता तो ऋणात्मक संख्या का तो सवाल ही नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि सारी जितनी भी पॉजिटिव संख्याएं होंगी, जीरो को छोड़कर जितनी पॉजिटिव संख्या, क्योंकि जीरो ना तो पॉजिटिव होती है ना ही नेगेटिव, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो जीरो को छोड़कर जो आपके जो जितनी पॉजिटिव संख्या है वो सब किस होती है? काउंटिंग नंबर जो होते हैं सभी वे प्राकृतिक संख्या के अंदर ही आते हैं। तो हम बात सकते हैं इसमें कौन सा हो सकता है? तो 1 2 3 4 इस तरह से हम कहाँ से सुनते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप स्काई में, आसमान में स्टार जो हमारे तारे को गिनना प्रारंभ करो, तो अब उनको गिनना तो प्रारंभ कर दोगे 1 2 3 4, बट आप कहाँ तक है? जो स्टार हमारे काउंटलेस है, अनंत तक है। सेम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे करते करते हमारे कहाँ तक जाएंगे? अनंत तक चलते रहेंगे। तो इसमें बात करते हैं जो 1 है, 1 क्या है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो अगर पूछे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या को लिखिए तो आप उसका आंसर दे सकते हो 1। तो 1 क्या है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। दूसरे नंबर पर आती है हमारी कौन सी? पूर्ण संख्याएं। अब जो हमारे अंक थे, अंक हमारे 10 थे, जिसमें से 1 से लेकर 9 तक तो यहाँ पर आ गए अंक, लेकिन हमारा अब 0 अंक बचा है। अब मैं आपको बताता हूँ, 0 अंक था, 0 अंक की खोज बाद में हुई थी। सबसे पहले 1 से लेकर 9 अंक तक की खोज हो चुकी थी, और 0 अंक की बात खोज बाद में थी। तो इसलिए उनका जो अब 0 बचा था उसके लिए उन्होंने क्या बनाया? एक समूह बनाया जिनका वर्गीकरण संख्याओं के वर्गीकरण हम पढ़ते हैं। तो एक ऐसा समूह जिसमें हमने प्राकृतिक संख्याओं के साथ साथ 0 को भी सम्मिलित कर लिया गया। तो उनके द्वारा जब सम्मिलित करने के बाद जो हमारा समूह बनता है उसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। तो सेकंड जो हमारा होगा पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होगी? जिसको बोलते हैं हम होल नंबर। होल नंबर। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे? कैपिटल W से। तो ध्यान रखना इसका सिंबल क्या होना चाहिए? कैपिटल W से। तो पूर्ण संख्या क्या है? तो जब प्राकृतिक संख्याओं में लिखिए, जब प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को, शून्य मीन्स 0 को सम्मिलित किया जाता है, सम्मिलित कर लिया जाता है, लिया जाता है, तब बना समूह, तब बनने वाला समूह क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या कहलाता है। पूर्ण संख्याएं कहलाता है। तो इसकी बात करते हैं स्टार्टिंग में। अब हमने क्या करा है? जो प्राकृतिक संख्याएं थी हमारी, प्राकृतिक संख्याएं 1 से थी 1 2 3 4 5 6 7 8 शून्य, इस तरह से चलता रहता। अब हमने इसमें क्या किया? 0 को भी इंक्लूड कर लिया। तो अब 0 को भी हमने जब इसमें सम्मिलित कर लिया, 0 को भी हमने मिला लिया, तो ये जो नया ग्रुप बना है ये क्या कहलाएगा? हमारा पूर्ण संख्या ग्रुप। अब हमने क्या करा? पॉजिटिव नंबर भी ले लिए, 0 भी ले लिए, और 0 से जो छोटे नंबर है नेगेटिव नंबर। अगर हम क्या करें, अब हमारे जो जितने भी ऋणात्मक नंबर थे, ऋणात्मक वाले नंबर थे, अब हम क्या करेंगे? उनको भी एक ग्रुप में सम्मिलित कर लेंगे। अब जब हम ऋणात्मक नंबर को भी सम्मिलित करें तो उनसे भी एक नया ग्रुप बनेगा जिसको हम नाम दे देंगे पूर्णांक संख्याएं। यदि पूर्ण संख्याएं वो होगी पूर्णांक संख्याएं, ऑल पॉजिटिव और नेगेटिव विद 0। ठीक है, सभी ऋणात्मक संख्याएं, सभी धनात्मक संख्याएं और 0 को सम्मिलित करने के बाद बनने वाले समूह को क्या करते हैं? पूर्णांक संख्याओं का समूह कहते हैं। तो राइट आंसर कर लीजिए, पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स। ठीक है, इनको डिनोट करते हैं कहीं कहीं तो इसको आपकी काफी बुक में कैपिटल I से भी डिनोट करते हुए मिल जाएगा, और इनको हम कहीं कहीं हम कैपिटल Z से भी डिनोट कर ले सकते हैं। ठीक है, तो काफी बुक्स में जो है कैपिटल I से डिनोट कर देते हैं इसको, और कहीं पर आपको है कैपिटल Z से भी मिलता है। ठीक है, तो आपकी क्या है? पूर्णांक संख्याएं जब
पर में आप पूर्ण संख्या है, पूर्ण अगर हम बात करते हैं पूर्ण संख्या 0 तक इंक्लूड थी, अब उसमें हमने क्या करते हैं नेगेटिव नंबर को ले लिया। तो जब पूर्ण संख्या के समूह में ऋणात्मक मीन्स नेगेटिव, ऋणात्मक संख्या को भी मिला लिया जाता है, तब बनने वाला समूह क्या कहलाएगा, आपका पूर्णांक संख्याएं कहलाएगा। तब बनने वाला समूह पूर्णांक संख्याएं कहलाएगा। यहाँ देखिए, अगर एग्जाम्पल हमने ये जो आपका 0 से लेके 1 2 3 एज सून एज इनफाइनाइट, ये सारा समूह क्या है, पूर्ण संख्या था। अब इसमें हमने नेगेटिव संख्या को भी ले ली, ऋणात्मक संख्या को भी मिला लिया है। तो 0 से छोटा क्या होगा, माइनस का 1, माइनस के 1 से भी छोटा माइनस का 2, माइनस के 2 से छोटा माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6 एज सून एज, ऐसे चलता रहेगा। तो इसमें अगर हम बात करते हैं, जो हमारा नया समूह जो हमने कहा ये समूह क्या कहलाएगा हमारा, ये कहलाएगा पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स का ग्रुप कहलाएगा। अगर इसमें बात करें सबसे छोटा संख्या, तो इसमें हम सबसे छोटी संख्या नहीं बता सकते, क्योंकि इसमें ऋणात्मक संख्याएं भी इनफिनाइट होती है और पॉजिटिव संख्या भी आपकी क्या है, इनफिनाइट होती है। अब बात करते हैं पूर्णांक संख्याओं के दो समूह में बांट सकते हैं। ये जितना भी आपका जो ऋणात्मक है इसको बोलते हैं आई नेगेटिव या जेड नेगेटिव, जिसको बोलते हैं आपका पूर्णात्मक, कौन सी, ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं, और इनको बोलते हैं हम धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, कौन सी, पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, जिसको आई प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, इनको बोलते हैं नेगेटिव। तो ये हो गया आपकी धनात्मक पूर्णांक संख्या, ठीक है, और ये हो गया आपकी ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं, ठीक है। तो ध्यान रखना कि नेगेटिव वाले सारे नंबर ऋणात्मक पूर्णांक संख्या और पॉजिटिव वाले धनात्मक पूर्णांक संख्या कहलाते हैं। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं अपने रेशनल हो गया, हमारा पूर्णांक हो गया। इसके बाद हमारे ओड इवन संख्या हो सकते हैं, हम ओड इवन संख्या को पढ़ सकते हैं। इसके बाद पढ़ते हैं हम सम संख्याएं। अब सम संख्याएं क्या है, सम संख्याएं ये किसके अंदर है, ये सब हमारी वास्तविक संख्याओं के अंदर जाते हैं। तो इसके अंदर हम पढ़ लेते हैं आपकी सम संख्या, सम संख्या जिसको बोलते हैं इवन नंबर, अब सम संख्या की अगर हम उदाहरण दें, अगर हमारे सपोज करो हमारे पास बॉल है, ठीक है, सपोज करो हमारे पास बॉल है, और इन बॉल के अगर मैं 2 के पेयर बनाना चाहूँ, ग्रुप बनाना चाहूँ, अगर इनके मैं 2 के ग्रुप बनाऊंगा, ये तो इनके पूरे कंप्लीट 2 ग्रुप बन चुके। अब इनमें कोई भी जो हमारी बॉल है वो शेषफल नहीं बचा। तो इस तरह से जो 2 के जो समूह बनेंगे, ग्रुप बनेंगे, जब ये कंप्लीट बन जाते हैं, कोई भी हमारा रिमाइंडर ना बचे, शेषफल ना बचे, तो क्या होती है, सम संख्याएं होती है। सपोज दैट मेरे पास क्या होते हैं, यहाँ पर एक बॉल 2 3 4 5 6 7, अब मैंने 2 के पेयर बना लिए इसमें, अब मेरे पास ये तो बची क्यों, तो ये जो कहलाएगा, ये आपके जो 2 के पेयर है, ये यहाँ तक की सम संख्या कहलाएगी, ये क्या कहलाएगी, विषम संख्या। जब हम के 2 के समूह बांटने के बाद जब कुछ भी हमारे पास ना बचे, तो वो सारा समूह क्या कहलाएगा, आपका सम संख्या है। लेकिन सम संख्या 2 के समूह के बांटने के बाद जब हमारा कुछ रिमाइंडर या शेषफल बच जाए, तो यही कहलाएगा हमारा विषम संख्या है, ठीक है, विषम संख्या है। आपने जो छोटे बच्चे में कंचे खेलते, कंचे में कली जोड़ा जो खेलते हो, तो कली जोड़ा जो कंसेप्ट है वो आपका किस पे, सम संख्या और विषम संख्या पर डिपेंड होता है। जब आपके जो जोड़ा होता है तो उसमें पेड़ होते हैं 2 के, वो सम संख्या में, और जब कली होती है तो उसमें क्या होता है, एक आपका बच जाता है, तो ये आपका कंसेप्ट होता है विषम संख्या पे, ठीक है। तो विषम संख्या क्या है, वे सभी संख्याएं, यहाँ से इसकी अवधारणा बनती है, तो वे सभी संख्याएं जो
2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए, क्या कहलाएगी? सम संख्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है, कहलाती है। अगर तुम सम संख्या में देखोगे, सम में इवन 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4, ये 4 है, और 4 को तुम 2 से डिवाइड करो तो 2 से पूर्णतः विभाजित हो गया, तो ये क्या कहलाएगा? ये भी सम संख्या कहलाएगा। तो आप इनके नंबर से भी आप पहचान कर सकते हो। इवन में 1 2 3 4, और 4 को 2 से विभाजित करो, 2 से विभाजित हो गया, तो ये क्या कहलाएगा? इवन नंबर सम संख्याएं कहलाती है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो इसमें सबसे पहले जो सम संख्या आएगी 2। अगर आपका क्वेश्चन होता है कि सबसे छोटी सम संख्या लिखिए, तो सबसे छोटी सम संख्या होती है 2। 2 के बाद 4 6 8 10 12 14, एज सून एज, इस तरह से हमारा क्या है, ये पूरा ग्रुप चलता रहता है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 2। 2 क्या है? सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होगी? 2। 2 सबसे छोटी सम संख्या है। ठीक है, सेम इसका ही अपोजिट क्या होगा? विषम संख्या है। तो विषम संख्या को लिखिए, वे सभी संख्याएं जिनमें 2 से विभाजित करने पर कुछ न कुछ शेषफल बच जाता है, तो विषम संख्या कहलाती है। विषम संख्या लिखिए, विषम संख्या, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं ओड नंबर। इनके नाम से ही पता चलता है। ओड में देखिए 1 2 3, या विषम में देख लीजिए 1 2 3, तो 3 क्या, 3 को जब डिवाइड करते हैं क्या 1 बचा, आपका रिमाइंडर बचता है 1। 2 से डिवाइड करा हमने, तो आपका कितना होगा? 2 1 2, रिमाइंडर क्या बचा? 1 बचा। तो यानी कि जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना होती है, तो वे सभी संख्याएं जो जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, क्या कहलाएगी? विषम संख्या है। ठीक है, तो इनके नाम से भी हम पहचान कर सकते हैं। तो लिखिए, वे सभी संख्याएं, वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, पूर्णतः विभाजित न हो, न हो, विषम संख्याएं कहलाती है, विषम संख्याएं कहलाती है, कहलाती है। इनके ग्रुप की बात करते हैं तो सबसे छोटी विषम संख्या होती है 1। 1 के बाद आपका क्या रहेगा? 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 से इस तरह चलते हैं 9 11, इस तरह से सुना चलते रहेगी। तो अगर बात करते हैं सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी? 1 होगी। या हम इसमें अगर बात करते हैं सम और विषम संख्या में कितने कितने नंबर का अंतर होता है, तो सम में 2 2 नंबर का अंतर होगा। जैसे कि 3 में से 1 लोगे तो 2, 5 में से 3 गए 2, 7 में से 5 गए 2। तो इनमें पैटर्न चलता रहता है, जिनका डिफरेंस कितना होता है, जिनका अंतर 2 होता है, चाहे सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो। सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे छोटी विषम संख्या 1। तो सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या। ठीक है, फिर बात करते हैं हम भाज्य संख्या की। बात करते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या संख्या होती है? अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनके केवल हम क्या कर सकते हैं, 1 से बड़ी वे सभी संख्याएं जिनके 2 गुणनखंड हो सकते हैं, जिनके 2 ही गुणनखंड किए जा सकते हैं। अब गुणनखंड क्या होते हैं? गुणनखंड होते हैं जो दी गई संख्या को डिवाइड कर दे। सपोज करो 5 है, तो 5 को अगर मैं बात करूँ 5, तो 5 को कौन कौन सी संख्या डिवाइड कर सकती है? सिर्फ 5 को एक तो 1 कट कर सकता है और एक 5 कट कर सकता है। तो 1 और 5 इनके अलावा और कोई संख्या नहीं है जो 5 को डिवाइड कर दे या विभाजित कर दे। तो 1 और 5 क्या कहलाएंगे? इसके गुणनखंड कहलाएंगे। तो ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 ही क्या कर सकते हैं, सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो सकते हैं। और कैसे होनी चाहिए? वो 1 से बड़ी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 1 से बड़ी संख्या है। तो सिर्फ इसके 2 ही गुणनखंड है, 1 हो सकता है और 5 हो सकता है। 2 ही गुणनखंड हो सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि 5 कैसी होगी? एक अभाज्य संख्या होती है। तो इसमें क्या डेफिनेशन बनी? 1 से बड़ी वे सभी संख्याएं, 1 से बड़ी, लिखिए 1 से बड़ी वे सभी संख्याएं
वे वे संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड हो सकते हैं, जिनके केवल दो गुणनखंड हो गुणनखंड में कौन कौन से सकते हैं? या तो वन होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए? स्वयं संख्या, वन और स्वयं संख्या, ठीक है। गुणनखंड में भी कौन कौन हो सकते हैं? या तो वन होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए? स्वयं संख्या होना चाहिए। तो एक से बड़ी हुई संख्या जिनके केवल दो गुणनखंड हो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या कहलाती है। तो इसकी बात करते हैं सबसे पहले, जैसे मैंने कहा टू क्या है? टू अभाज्य संख्या। क्यों है अभाज्य संख्या? क्योंकि टू को केवल क्या कर सकता हूँ? वन से, और टू को टू से ही डिवाइड कर सकते हैं। मतलब या तो एक और स्वयं संख्या, इनके अलावा और कोई संख्या नहीं है दो को विभाजित करते हैं। इसलिए दो कैसी है? दो आपकी सबसे छोटी क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है या प्राइम नंबर है। दो के बाद होता है आपका थ्री को भी सिर्फ वन और थ्री कर सकता है, इसके अलावा और कोई ऐसा संख्या नहीं है जो इसको डिवाइड कर दे। अगर मैं आप बात करूँ फोर, तो क्या फोर प्राइम नंबर है? तो फोर को वन भी डिवाइड कर देगा, फोर को टू भी डिवाइड कर देगा, फोर को फोर भी। हमने कहा केवल क्या होना चाहिए? केवल दो गुणनखंड होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो एक दो तीन गुणनखंड होंगे, तो आपका क्या है? ये आपका अभाज्य संख्या नहीं है। तो फिर अभाज्य संख्या कौन सी होगी? फिर अभाज्य संख्या होगी आपकी 2 3 5 7। 7 के बाद ध्यान रखना, 7 के बाद होते हैं सीधा आपका 11, क्योंकि 7 के बाद 9 भी नहीं होगी। क्यों? अगर मैं 9 लिख दूंगा तो 9 1 से डिवाइड हो जाती है, 3 से डिवाइड हो जाती है, और 9 से 1 2 3, तो 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो जाएंगे, तो फिर ये अभाज्य संख्या आपकी नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा? 2 3 5 7 11 13 17 19 सब, और फिर 23, इस तरह से जो चलती रहेगी आपकी ये जो सेट बन जाएगा वो क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या। अब बात करते हैं इसमें नोट करने की। इसमें एक विशेष बात करना है कि जो दो है, दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट नोट करना है। इसमें जो दो है, दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या। दूसरा, दो केवल एकमात्र, या दो केवल दो एकमात्र कैसी? सम। ये सब अगर बात करोगे तो यो भी विषम है, विषम, बट ये कैसी है? ये आपकी सम संख्या है। तो आप कहते हो दो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। सम अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर कोई पूछे तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो, और दो कैसी है? एक समअभाज्य संख्या है। और सारी विषम अभाज्य संख्या होती है, सिर्फ दो ही कैसी है? एक समअभाज्य संख्या है। ठीक है, तो आई होप आपके इतना समझ में आया होगा। फिर अब चलते हैं भाज्य संख्या, जिसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या है भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? इसमें क्या होता है? अपोजिट होता है। वे एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जिनको क्या कर सकते हैं? जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो सकते हैं। चाहे दो से अधिक गुणनखंड 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, दो से अधिक गुणनखंड अगर संभव है तो वे सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? हमारी भाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए, वे एक से बड़ी वे संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड संभव है। भाज्य संख्याएं कहलाती है। भाज्य संख्या कहलाती है। इसमें ध्यान रखना, दो से अधिक होने चाहिए, दो से अधिक। अब बात करते हैं सबसे पहला
हम बात करते हैं, यहाँ पे मैंने लिया 1, और 1 की अगर बात करें तो 1 क्या है, 1 के अगर मैं गुणनखंड करूँ तो 1 सिर्फ 1 से ही डिवाइड होता है। यहाँ का 2 से अधिक तो 1 तो होगा नहीं इसमें। फिर 2 हमारा क्या हो गया, अभाज्य संख्या। 3 भी अभाज्य संख्या, तो बचा क्या हमारा 4 के बाद है 6 के बाद आपका 8 के बाद 9 के बाद 10 12 14 15, ठीक है, एज सुन एज चलते रहते हैं। इसमें आपके सम विषम दोनों संख्याएं हो सकती है। अगर बात करते हैं 4 क्यों है, तो 4 इसीलिए है क्योंकि 4 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। मैं सपोज करो 9 का लीजिए, तो 9 1 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 9 से। तो देखिए 2 से अधिक गुणनखंड, तो यहाँ 1 2 3 गुणनखंड, 1 2 3। बात करते हैं 15 पे, 15 1 से डिवाइड हो जाएगा, 15 3 से डिवाइड हो जाएगा, 15 5 से डिवाइड हो जाएगा, 15 5 से डिवाइड हो, 15 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ कितने गुणनखंड होंगे, 1 2 3 4। तो 2 से अधिक गुणनखंड इसके पॉसिबल है। तो मीन्स 15 क्या है, एक आपका भाज्य संख्या है। तो वे 1 से बड़ी बेसमी संख्या है, क्योंकि 1 से बड़ी इसलिए कहा क्योंकि 1 क्यों है, 1 ना ही अभाज्य संख्या है ना ही भाज्य संख्या। क्यों, क्योंकि 1 की अगर हम बात करते हैं तो 1 का केवल एक गुणनखंड है, ठीक है। 1 का कितना हो सकता है, केवल एक ही गुणनखंड होता है। और आपको बताया गया है कि अभाज्य संख्या के लिए 2 गुणनखंड होने चाहिए और भाज्य संख्या के लिए 2 से अधिक। एक को इसलिए क्या कहते हैं, एक को ना तो हम भाज्य संख्या कहते हैं ना ही अभाज्य संख्या। तो नोट करके लिख लीजिए, यहाँ पे 2 पॉइंट और बन जाएंगे। फर्स्ट, 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। दूसरा पॉइंट लिखिए, 1 न तो अभाज्य और न ही भाज्य संख्या है, ठीक है। एक क्यों नहीं, उसका मैंने बता दी, क्योंकि इसके केवल एक ही गुणनखंड होते हैं। भाज्य संख्या के लिए 2 से अधिक होने चाहिए और अभाज्य के लिए सिर्फ 2 गुणनखंड होने चाहिए, ठीक है। तो इसलिए आपका क्या होगा, एक ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर अब हमारा जो बचा है, लास्ट बचा है इसमें सह अभाज्य संख्या है। अब सह अभाज्य संख्या के बारे में देखते हैं, सह अभाज्य संख्या होती क्या है। सह अभाज्य संख्याएं जिनको हम बोलते हैं कोप्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या कोप्राइम नंबर। सहभाज्य संख्याएं, अगर सहभाज्य संख्या की बात करें तो सहभाज्य संख्या कभी भी एक संख्या नहीं होगी। इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें दो या दो से अधिक संख्याओं का समूह लेना पड़ता है और उन समूह के हमें गुणनखंड करने पड़ते हैं। गुणनखंड करने के बाद हम देखते हैं कि क्या उनमें केवल 1 कॉमन आ रहा है। अगर 1 कॉमन आ रहा है तो वो जो दिया गया पेयर है, समूह है, वो सहभाज्य का कहलाएगा। अदरवाइज उसमें अगर एक से ज़्यादा कुछ भी गुणनखंड हो गए तो वो सहभाज्य संख्या नहीं कहलाएगा। तो लिखिए, जो सहभाज्य संख्या है वे संख्याएं जिनके गुणनखंड करने पर केवल 1 उभयनिष्ठ हो। उभयनिष्ठ मीन्स कॉमन, उभयनिष्ठ हो तो क्या कहलाता है, सहअभाज्य संख्या कहलाएगी। वो सहअभाज्य संख्या कहलाती है, संख्याएं कहलाती है। देखिए कैसे, अगर मैं बात करता हूँ, मैंने एक संख्या का समूह लिया है, मैंने 2 और 5 लिया है। मैंने 2 के यहाँ पर क्या करें, 2 के गुणनखंड करें, फैक्टर करें, तो 2 के फैक्टर एक 2 हो सकता है, एक 1 हो सकता है, क्योंकि 1 से डिवाइड हो सकता है और 2 से। मैंने यहाँ पे कर लिया 5 को मैंने क्या करा, 1 से डिवाइड कर दिया 5 को। तो अगर हम देखोगे दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ दोनों में 1 कॉमन आ रहा है। तो ये जो दोनों में 1 कॉमन आ रहा है, केवल क्या आ रहा है, केवल एक कॉमन आ रहा है, केवल एक उभयनिष्ठ है, दोनों में एक कॉमन है
उभयनिष्ठ है, इसलिए क्या होगा, ये आपका सहभाज्य संख्याओं का समूह कहलाएगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज करो मैंने एक 3 और मैंने ले लिया यहाँ पर 12, तो मैंने 3 के फैक्टर करे तो 1 और 3 हो सकता है, लेकिन 12 के फैक्टर अगर हम करते हैं 1 2 3 4 और 12, अगर इनमें कॉमन की बात करता हूँ तो इसमें 1 भी कॉमन आ रहा है, 1 के साथ साथ 3 भी कॉमन आ रहा है। हमने कहा कि जिनके गुणनखंड करने पर केवल 1 उभयनिष्ठ हो, तो क्या उभयनिष्ठ होना चाहिए 1। अब यहाँ 1 के अलावा 3 भी उभयनिष्ठ हो गया, क्या हो गया यहाँ पर 1 के अलावा 3 भी क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। तो ये जो हमारा होगा ये सहभाज्य संख्या का समूह नहीं होगा। तो वे सभी संख्याओं के ऐसे समूह जिनमें गुणनखंड करने पर केवल एक क्या आ जाए, एक कॉमन होता है, सहभाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे सहभाज्य संख्याओं का जो वर्गीकरण था वो कंप्लीट हुआ। जो संख्याओं के वर्गीकरण में सम, विषम, ओड, इवन, तो इनमें सबसे छोटी संख्याएं पूछ लेता है, या इनका स्टार्टिंग पहली 5 संख्याओं का योग पूछ लेगा, प्राकृतिक 5 संख्याओं का योग, या प्राकृतिक आपके बोल देगा कि स्टार्टिंग के 5 ओड नंबर का संख्याओं का गुणनफल पूछो, तो इस तरह से क्वेश्चन से बन के आ सकते। तो संख्याओं का हमारा जो है वर्गीकरण यहाँ कंप्लीट हुआ है। थोड़ा सा हमारा और जो वर्क रह गया है हम देख लेते हैं रोमन नंबर को। ठीक है, तो रोमन नंबर और देख लेते हैं। रोमन नंबर में से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आ गए हैं। रोमन संख्याएं क्या होती है, ठीक, रोमन नंबर, रोमन नंबर, जो रोमन नंबर सबसे पहले, ये रोमन नंबर क्या है, ये भी संख्या को लिखने का एक तरीका होता है जिसमें हम क्या संख्या को रोमन संख्या में लिख सकते हैं। बात आती है रोमन संख्या का उपयोग कहाँ होता है। अगर मैं बात करता हूँ इसके उपयोग की, तो इसका उपयोग आप देख सकते हो आजकल जो ट्रेंडिंग है, जब आप क्लास लिखते हो तो क्लास को जो क्लास लिखे थे 1 5 7 8 या 10, तो वो ज़्यादातर अब यूज़ किस में होता है, रोमन नंबर में लिखता है। वो से जैसे क्लास फर्स्ट होती है, तो क्लास फर्स्ट जो लिखी होती है हमारी क्लास फर्स्ट, उसको कैसे लिख देते हैं हम, फर्स्ट लिख देते हैं ऐसे। जैसे सेकंड क्लास होगी आपकी, ठीक है, थर्ड क्लास, यहाँ पर 5th क्लास, ये आपकी 10th क्लास हुई, 12th क्लास लिख रहे हो आप, तो 12th क्लास में आपने क्या कर दिया इस तरह से। तो इसका उपयोग क्या है, हम जो क्लास होती है अपनी क्लास लिखने में होता है, या इसका उपयोग जो आपके जो क्लॉक होती है, घड़ी वहाँ होती है, इस घड़ी में भी क्या कर सकते हैं, नंबरों में शो करने के लिए कर सकते हैं। जो आपने देखा होगा जो आपकी जो क्लॉक होते हैं, क्लॉक में आप रोमन नंबर में भी लेटर्स होते हैं, जैसे यहाँ पर 12 बना होगा, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे सेकंड, ठीक है, यहाँ पे थर्ड होगा आपका, 4th 5th 6th हो गया आपका, ठीक है, 7th 8th 9th जो लिखेंगे आपका क्या होगा, यहाँ पे 9th, और यहाँ पे आपका 10th हो गया आपका, और 11th। ये जो नंबर है इस तरह से क्लॉक में भी क्या है, इनका यूज़ किया जा सकता है। तो रोमन नंबर का इनमें यूज़ किया जाता है। बात करते हैं रोमन नंबर में जो कुछ इनमें जो है, जैसे हम इंटरनेशनल आपका जो सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम है, इसमें तो हम क्या करते हैं, डिजिट का यूज़ करते हैं 1 2 3। इनमें रोमन नंबर के जो लेटर्स होते हैं, लेटर्स की कुछ वैल्यू होती है। तो सबसे पहले हम लेटर की वैल्यू को समझ लेते हैं कौन कौन से होगी। तो इसमें जो लेटर यूज़ होते हैं, सबसे पहले उपयोग होने वाले जो लेटर है, एक आपका होता है इसमें आई, जो अल्फाबेट का आई लेटर है, आई, ठीक है। आई के बाद होता है इसमें वी, वी के बाद होता है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, वी के आपने पढ़ा होगा, वी के बाद पढ़ा होगा इसमें आपका एक्स हो गया, ठीक है, एक्स हो गया। तो जो आई है इसका मतलब होता है 1, इसकी वैल्यू होती है आपकी 5, और एक्स का मतलब होता है 10, ठीक है, एक्स का मतलब 10। एक्स के बाद होता है एल, एल की वैल्यू होती है 50, ठीक है। फिर सी, सी की वैल्यू होती है आपकी 100, ठीक है। फिर होता है डी, डी की जो वैल्यू होगी यहाँ होती है 500, और डी के बाद होती है एम, एम की वैल्यू होती है 1000। तो ये जो है आपकी इसकी वैल्यू है। यहाँ बात करते हैं किसी भी नंबर को जो है अधिकतम 3 बार, इसमें जो आपकी जो वैल्यू होती है 1, ये सपोज करो हमने 12 लिखा था, तो 12 में आपका 10 11 12, जो 12 लिखा गया है, यहाँ पे ये जो नंबर जो रिपीट हो रहे हैं, इनके जो नंबर का यूज़ हो रहा है, तो ये क्या, इसका मतलब 12 कैसे होगा, इसका मतलब है 10। फिर आपने यहाँ पर आई यूज़ किया, इसका मतलब है 1, फिर एक और आई यूज़ किया, फिर इसका मतलब है 1, तो 10 11 12, इस तरह से इनका क्या होता है, सम होता है। सम क्या है, इस तरह से हम इसको संख्या डेसिमल में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो नंबर बार बार आपका आई और आई ये रिपीट हुआ, तो यहाँ पर कुछ नंबर तो ऐसे होते हैं जिनको हम अधिकतम 3 बार दोहराया जा सकता, 3 से अधिक बार कोई भी नंबर इसमें नहीं दोहराया जाता। कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनको 3 बार दोहराया जा सकता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें हम 3 बार नहीं दोहरा सकते। तो किन किन को क्वेश्चन आया था कि
कि किन ऐसे अल्फ जो रोमन संख्याएं हैं उनको 3 बार, किस किस संख्याओं को 3 बार से अधिक नहीं दोहराया जा सकता है, 3 बार नहीं दोहराया जा सकता। तो इसमें हमारी जो कौन कौन सी है, एक हमारा है 5, एक हमारा 15 और 50 और एक आपका 500। ये ऐसी 3 संख्याएं हैं यानी कौन कौन सी, वी, एल और आपका कौन सा, डी, जिनको 3 से अधिक बार नहीं दोहराया जा सकता। तो कौन कौन सी संख्याएं थी, क्वेश्चन आपका हो सकता है, एक तो वी, ठीक है, एक हो गया आपका एल और एक आपका हो गया डी। इनको क्या है, 3, यह है आपको एक से अधिक बार नहीं दोहराया, यानी ये जो है सब 3 बार दोहराया जा सकते हैं, इनको नहीं दोहराया जा सकता। वी एल डी को एक से अधिक बार नहीं दोहराया जा सकता, नहीं दोहराया जा सकता, ठीक है। और जो संख्या बची हमारी आई, आई के बाद एक्स बचा है, एक्स के बाद हमारा सी बचा है और एम, इनको अधिकतम 3 बार दोहराया जा सकता है, ठीक है, अधिकतम 3 बार दोहराया जा सकता है, अधिकतम 3 बार दोहराया जा सकता है। अगर बात करें कोई भी संख्या को कितनी बार, अधिकतम 3 बार दोहराया जा सकता है और उनमें से भी वी एल डी को एक से अधिक बार नहीं दोहराया जा सकता है। तो इस तरह से इसमें जो होते हैं आपके ये, अब इसमें क्या है, छोटा सा हमें नियम देखना है। अगर सपोज करो मुझे 4 लिखना है, 4, एक लिखना है मुझे 6, तो 4 को कैसे लिखे जाएंगे, 4 क्या होगा, जो 5 है 5 से क्या होगा, एक कम, क्या होगा, एक कम। अगर हम बात करते हैं इधर क्या होगा, ये लेफ्ट होता है और ये इधर क्या होगा, राइट होगा। तो राइट का मतलब होता है इसमें प्लस और लेफ्ट का मतलब क्या होता है, माइनस। क्या हो जाएगा इसमें, लेफ्ट का मतलब माइनस हो जाएगा। तो लेफ्ट में जब हम माइनस करेंगे इसे माइनस इधर, और राइट का मतलब हो जाएगा प्लस, ऐसे देख सकते हो। तो ये जो 4 है, 4 क्या है, 5 से कम, तो यहाँ पर 5 का क्या साइन है हमारा, 5v, ठीक है। और इसमें क्या होगा, v से कम है तो क्या करेंगे, लेफ्ट में हम क्या कर देंगे, आई कर देंगे, तो इसका मतलब हो गया 4। बात करते हैं 6 कैसे लिखे, तो 6 में क्या, 5 से एक ज़्यादा, तो v, और एक ज़्यादा करने के लिए हम एक प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6, ठीक है। हमें क्या लिखना है आपको, यहाँ पर हमें 50 लिखना है, 50। तो 50 को क्या लिखेंगे, 50, तो 50 का यहाँ पर डायरेक्ट साइन है एल, 50 का तो एल हो गया, 40 लिखना, तो कितना कम है, 10 कम है, तो एल, और लेस करना है तो एक्स कहाँ लिखा जाएगा, इस तरह से लिखा जाएगा। तो यानी कि 50 में से 10 कम कर जाएगा, आपका 40 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम आई कर देते तो 49 हो सकता, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आपका 50 भी हो सकता है। तो यहाँ पर रोमन नंबर में हमारे इतना चीज है। एक बात, एक क्वेश्चन आया था यहाँ पर कि 0, यहाँ तक समझ आएगा होगा, एक क्वेश्चन आया था 0 का रोमन संख्या में, 0 को रोमन संख्या में प्रदर्शित किया जाता है किस के द्वारा, किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, संख्या प्रदर्शित किसके द्वारा किया जाता है। ये पहला एक क्वेश्चन पूछा गया था। अगर सब यहाँ पे दे दिया आपको, यहाँ पर एस दे दिया पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन से यहाँ पे दे दिया आपका, ठीक है, वी दे दिया, थर्ड ऑप्शन आपको दे दिया यहाँ पर जेड दे दिया, ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन दे दिया इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिए कि 0 में जो है, 0 का रोमन संख्या प्रणाली में कोई भी अंक निर्धारित नहीं किया गया है, कोई भी किसी के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कि इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि 0 को जो है, 0 को कोई किसी भी संख्या के द्वारा ऐसे प्रदर्शित नहीं किया गया है, ठीक है। तो एक हमारा क्वेश्चन आया था कि, एक क्वेश्चन ये आया था हमारे इसमें, एक क्वेश्चन और आया था आपको रोमन संख्या से, किस रोमन अंक को दोहराया नहीं जा सकता, दोहराया
नहीं जा सकता। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमने बताया था, एक तो आप कभी भी वी इसको नहीं दोहरा सकते, वी के बाद हमने बताया था एल इसको नहीं दोहरा सकते, और एल के बाद जो हमने बताया था आपका वे था आपका डी। ये तीन ऐसे हैं जिनको हम दोहरा नहीं सकते, ठीक है। और आपका जो है अगर इसमें कभी भी क्या हो सकता है, ये चीज़ आपके क्वेश्चन है। एक आपका है 10 का 10,000 का, बस थोड़ा सा और इसमें बचा है। अगर हम बात करें कहीं भी रोमन अंक में अगर 10,000 का गुणज हो, क्या बोल सकते हो उसको, 1,000 का गुणज हो, तो इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं? देखो कहीं भी अगर हमारा क्या है 1,000 का होता है एम, अगर कोई संख्या हमारी ऐसी है जो 1,000 की गुणज हो, तो हम उसको कैसे प्रदर्शित करें रोमन में? तो उसको लिखने के तरीके, सपोज करो 5,000 या 10,000, या सपोज करो हमारा 1,00,000 हो गया आपका, 1,00,000 या आपका 100,000, 100,000 के 1,00,000, ठीक है। इस तरह की अगर संख्याएं आ जाए, अगर हमारा ये 1,000 है तो 1,000 को तो हम डायरेक्ट दे देंगे, इसका 1,000 का हो जाएगा एम। लेकिन कभी भी अगर 10,000 ये 1,000 के गुणज में, इसका मतलब है 5 गुणा 1,000, 5,000, इसका मतलब 10 गुणा 1,000, 10,000, इसका है 100 गुणा 1,000, क्या मतलब 1,00,000। तो इसमें लिखने के लिए हम क्या, 5 का जो हमारा लेटर होता है वो होता है वी, और 1,000 का जो गुणज होगा, गुणा में होगा, इसके ऊपर क्या लगा देता है, इस तरह से बाल लगा देता है। तो इसका मतलब हो गया 5,000, 10,000, तो इसका मतलब होगा एक्स, और एक्स के ऊपर हम क्या लगा देंगे, ऐसे बाल लगा देंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा 10,000। जैसे ही आप इसलिए बताइए ये है 100,000, तो 100,000 का मतलब 100 का मतलब 80, और 1,000 के इसके ऊपर क्या लगा देंगे, इस तरह से बाल लगा देंगे, तो ये बन जाएगा 1,000 का गुणन। तो रोमन संख्या में कुछ ज़्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं पूछे गए हैं बीटीसी डीएलएड में। बीटीसी डीएलएड में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पूछे गए थे, एक तो जीरो का जो है रोमन अंक क्या है, तो उसका कोई रोमन अंक नहीं है, और एक ये बताया था किस किस की रिपीटेशन नहीं होती, तो आपको बताया था हमने, एक तो आपकी वी की, एल की, और आपकी जो है इसमें डी की रिपीटेशन नहीं होती। कोई रोमन अंक कितनी बार दोहराया जा सकता है, तो कोई रोमन अंक अधिकतम 3 बार ही दोहराया जा सकता है। तो आई होप आपकी जो वीडियो अच्छी सी लगी होगी, तो आप अगर आपके अच्छे, तो आपके जो साथी है डीएलएड उनको सबको आप शेयर कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।